हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज थोड़ा एडिटोरियल लेट से पब्लिश हो रहा है। मतलब मैं इसको डिस्कस तो मैं टाइम से ही कर रहा था, कोशिश करूँगी कि टाइम से ही हो जाऊँ, कर सकूँ सब कुछ चीज़ें। बट आज आर्टिकल थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे। 3 आर्टिकल हैं बेसिकली हमारे पास। एक तो ये जीएसटी और क्या क्या चीज़ें हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट करने, एक तरह से प्रमोट नहीं कहूँगी मैं, बट फिर भी किसी हद तक लेके जा रही हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो हमारे पास है एलिमनी को लेकर, कैसे एक वीमेन या फिर कोई महिला एलिमनी के लिए अप्लाई कर सकती है और कैसे उसको क्या क्या लॉज हैं उसके लिए बनाए गए हैं उसके फेवर में, वो सब देखेंगे। और जो थर्ड आर्टिकल हमारे पास आज है वो आर्टिकल है हमारे पास यूएस इलेक्शन और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इंडिया पे, उसके ऊपर। देखिए, मैं ट्राई करती हूँ कि आर्टिकल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए, लेकिन टाइम लग जाता है कभी कभी। इवन मुझे 5 बजे अपना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए करीब मुझे 2:30-3 बजे जगना पड़ता है, और तब जाके चीज़ें हो पाती हैं। तब मैं जाके 5 साढ़े 5 बजे तक फाइनली वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बट आज थोड़ा आर्टिकल भी ज़्यादा थे। बेसिकली डेली 1 या 2 आर्टिकल होते हैं। आज ना 4 आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बट चौथे के जो पॉइंट्स हैं मुझे ऐसा लगा कि उसका वेट करना चाहिए। मे बी आने वाले 1-2 दिनों में और अच्छे से आर्टिकल आ जाएँ, तो इस वजह से मैंने अभी 3 ही आर्टिकल जो है इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला आर्टिकल लिखा गया है सुहृत पार्थशास्त्री के द्वारा, जो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं अपनी मद्रास कोर्ट में। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हाल ही में आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी जीएसटी काउंसिल की मोबिलिटी एड से जो कि यूज़ की जा रही है डिसेबल सिटीजन्स के लिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को कैसे हेल्ड करना है, कैसे क्या करना है। इसमें नीपम मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का हवाला देते हुए जो पेटिशनर है उसने कहा है क्या, जो भी टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं, जैसे कि आपका व्हील चेयर हो गया, ट्राइसिकल हो गया, जो कि डिसेबल के लिए बनाया जाता है, और जो बैलेटरी पेपर है, बैलेटरी वॉचेज़ हैं जो जिनकी वजह से क्या होता है, पेरेंटली डिस्क्रिमिनेशन जो हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी आगे देखते हैं। लेकिन जो कोर्ट है उसने कहा है कि जो भी टैक्स लेवी किए जा रहे हैं उसमें जो स्कोप का रिव्यू का स्कोप नहीं है। ठीक है जी। जो डिसीज़न इम्पोज किया गया है टैक्स का, जो कि एक तरह से मैटर ऑफ पॉलिसी है, किसका मैटर ऑफ पॉलिसी का मैटर है, उसमें जुडिशरी को किसी भी तरह का ऑर्डिनरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है जी, अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम चीज़ों को। अब देखते हैं टैक्स और फंडामेंटल राइट के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल है वो रिजेक्ट करती है पिटिशनर की प्ली को, कि जिसमें कि मांगा गया है, इसमें कहा गया है क्या, कि कोर्ट को अपनी लेजिटिमेटी टेस्ट करने के लिए लेवी पे वो ज़रूरी है या नहीं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जुडिशरी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी मैटर हैं वो क्या होते हैं, जो इसके अंदर जुडिशरी को अपनी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी मैटर आते हैं लेजिस्लेचर के डोमेन में और जो एग्जीक्यूटिव कॉम्पोनेंट के डोमेन में आता है, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि कुछ भी जो है इनहेरेंटली डिस्टिंक्ट नहीं है। ये बताना चाहिए कि जो भी टैक्सेस आप लेके आ रहे हो वो कैसे अलग है टैक्सिंग लॉ से। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी जुडिशियल रिव्यू है उसको एक तरह से प्लेनरी और अमेंडेबल होना चाहिए, क्योंकि कोई अमेंडेबल चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हम जुडिशियल रिव्यू को लेके आ सकें बाकी चीज़ों में भी। अब जो एक तरह से टैक्स है, टैक्स जो क्या होता है वो एक डायरेक्ट बियरिंग होता है किस पे, कि इस बात पर डिपेंड करता है कि एक सोसाइटी में चीज़ें कैसे अरेंज हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेचर और जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो एक तरह से जो पर्सन की फ्रीडम है उस पर, और साथ ही साथ पर्सनस की राइट टू ट्रीट विद इक्वलिटी, केयर एंड कंसर्न, दोनों के साथ साथ आपका ये इम्पिंग करता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविंस होता है वो यहाँ पे फॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में बात करी गई है। और इसमें क्या कर सकते हो आप, एक तरह से एग्जांपल ले सकते हो कोड और कनाडा और कोलंबिया का, जिन्होंने रिसेंट में ही एग्जामिन किया है, और साथ साथ ये भी किया है कि जो भी इम्पोजिशन है टैक्सेस का वो वायलेट नहीं करेंगे किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट का। ये कनाडा और कोलंबिया में भी कहा गया है। और जो मार्केट फोर्सेज नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मार्केट फोर्सेज आर नॉट प्ले। ठीक है जी, आर एट प्ले, सॉरी। देखो, जब जीएसटी है वो लॉन्च किया गया था जुलाई 2017 में, जिसका एक आइडिया था कि ना केवल हम सिंप्लीफाइंग करेंगे इंडिया के कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड टैक्स सिस्टम को, टैक्स स्ट्रक्चर को, बल्कि साथ ही साथ हम कंट्री का जो भी यूनिफाइड कॉमन मार्केट है उसको भी एक फैशनिंग देंगे, उसमें भी एक चीज़ों को अच्छे से करेंगे, जिससे कि होगा क्या, जो भी जीएसटी का जो हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी, एक तरह से हर एक चीज़ों में एक इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो एक्सटेंशन हो रहा था वो उसको हम सबस्यूम कर सकेंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा फिर जूम कर लेते हैं। हाँ जी, जो एक तरह से जीएसटी वो सर्व करती है एज अ कंजप्शन टैक्स, किस पे, सप्लाई ऑफ ऑल मैनर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो फंक्शनिंग है वो क्या करती है, वो जो प्रूफ करती है काफ़ी ज़्यादा फार फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि क्या जो भी कॉज है हमारी लिबर्टी के और इक्वलिटी के, वो क्या करेंगे, वो बेनिफिट करेंगे स्टेट को, जिससे कि क्या हो, वो जो भी उनकी सोवरेनिटी हो रही थी एक साथ लेके आए वो यूनियन में, उसको पूल करें, उससे उनको और क्या करें जाएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या, जो भी इस चीज़ की फिजिकल ऑटोनॉमी है उसको लिया जा रहा है एक तरह से, क्योंकि पता है इसमें जीएसटी आने के बाद होता क्या है, सबका सब जो टैक्स है वो यूनियन के पास जाता है, फिर यूनियन जो है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जो उनका कॉन्सेप्ट था वो तो भाई एकदम से बेकार हो गया। ठीक है जी। और इस तरह से डिक्टेट करता है कि जो मार्केट है वही केवल, अगर हम उसको रख दिया जाए तो केवल वही डिटरमाइन कर लेगी कि कैसे और क्या है गुड्स और टैक्स, मतलब गुड्स पे क्या टैक्सेस होने चाहिए। एग्जांपल जैसे गिवन है कि जो भी अगर हम डिसेबल कमोडिटीज़ पे जो भी आप ये लगा रहे हो लेवी, उनका एग्जांपल दिया है इन्होंने अभी, क्योंकि यहाँ पे बात यही हो रही है कि अगर वो टैक्स हटा, अब आगे बढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए जी, अभी तक क्या जीएसटी के आने से पहले जो मोबिलिटी एड्स थी, जो मोबिलिटी एड्स थी, मतलब एक तरह से वो ऑलमोस्ट इम्यून की गई थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब जो वर्चुअली स्टेट्स हैं वो एग्जाम किए जाते हैं, जिनको ग्रांटेड मिलती है कि वो जो भी पेमेंट है अपने वैल्यू एडेड टैक्स का, जैसे कि गुड्स का, उनको एग्जाम कर दिया जाता था। इसमें जीएसटी जो है, जीएसटी ने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा छीन लिया है इन लोगों से, इस एग्जाम्शन से। ठीक है जी। अब जो सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी होती है उसको जब जीएसटी लाया गया था तो उसमें ओरिजिनली 18% कर दिया गया था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया था। हालांकि इस रेट पे भी जो आपका लेवी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। इन सब एफर्ट्स के बाद भी, जिससे कि क्या हो, लोगों के मतलब जो डिसेबल हैं उनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जा सके, इस बारे में जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि वो जो मोबिलिटी एड्स है उसको टैक्सेशन से रिलीव नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो टैक्सेशन से रिलीव करती है तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके साथ डिसइंसेंटिव होंगे, वो तो आगे की प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है जी। अब जब 5% की कंसेशनल जीएसटी ट्रेड है, इसमें भी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि एक तरह से होगा क्या, इसमें रिजल्ट आएगी वो एक तरह से जो होगा वो विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। एक तो वो यूज़र जो इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, दूसरे वो मैन्युफैक्चर जो इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एक तरह से ये विन विन सिचुएशन है, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। अब जी आगे बढ़ते हैं हम। अभी बात करें जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग रजीम चल रहा है जीएसटी का, इसमें अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर मार्केट जो है, जैसे कि हम व्हीलचेयर की बात कर लें, हमें उस पर टैक्स जो है तब पे करना होता है, जैसे कि जो रॉ मटेरियल जो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डालने वाले हैं, ठीक है जी, उसमें डालने वाले वो तभी क्या करता है, अपने क्रेडिट का क्लेम करता है जब क्या हो, जब उसके जो भी रेमिट्स हैं, जब पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट का परचेज़ करने के बाद जो भी कलेक्शन निकल के आता है उसमें से देना होता है। इसमें एक और टर्म गिवन है, आप याद रखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, एग्जाम्पल के तो समझ लेते हैं हम। सपोज़ करिए कि एक मैन्युफैक्चरर है ए, ठीक है, उसने स्पेंड किए हैं 100 रुपये कुछ लाने में, मतलब कुछ अपना रॉ मटेरियल लाने में उसने 100 रुपये लगाए हैं, और पूरा प्रोडक्ट, मतलब 100 रुपये नहीं, मतलब पूरा का पूरा उस प्रोडक्ट मेकिंग में उसके 100 रुपये लगे हैं। ठीक है जी। लेकिन जब उसने उस प्रोडक्ट को मार्केट में रखा और बेचा तो उसे जो है वो उसने 120 रुपये में बेचा। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या, जो 100 रुपये हैं वो तो उस पर्सन के हैं, वो तो इस मैन्युफैक्चरर के हैं, लेकिन जो ये 20 रुपये हैं ये कहाँ जाएंगे, डिपॉजिट के पास जो है, डिपॉजिट में जाएगा गवर्नमेंट के पास। इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट के जीएसटी में जो आपने एब्सेंस लगा रखी है, इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा इनपुट टैक्सेस का। गवर्नमेंट का ये कंसर्न है, स्टेट गवर्नमेंट्स का आई मीन। अब पार्लियामेंट कैन फाइंड अ वे, पार्लियामेंट क्या है, इन सब चीज़ों से निपटने का एक वे भी दे सकती है। ये आर्ग्यूमेंट जो है कहा गया है, इसमें जो दो तरह की कमियां हैं। पहले तो क्या, जो भी नोटिफिकेशन इशू किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उसमें काफ़ी इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जम्प्ट किए गए हैं कि जिसमें आपको टैक्सेस या फिर जीएसटी नहीं देनी है। एग्जांपल के थ्रू इसमें गिवन है 2018 में जो फीमेल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टैम्पॉन एंड सैनिटरी पैड्स, इनको जो है टैक्सेस से रिमूव कर दिया गया था। वहीं सेकेंड पॉइंट कहा गया है क्या, जो एग्जम्पशन है, जैसे कि इन सभी केसेस में वो क्या होगा, वो एक तरह से डिसइंसेंटिव कर रहा है हमारे मैन्युफैक्चरर को कि वो अपना जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लेम करने से बचे, जिससे कि ये कुछ जो एक तरह से लेजिस्लेटिव डिज़ाइन का मैटर है। ठीक है जी। गवर्नमेंट एक और ऑप्शन ले सकती है, जैसे एग्जांपल गिवन है इसमें, जो भी हमारी
फर्म्स हैं जिनको टैक्स पे जो जिनके पास हमारा इनपुट्स या फिर कंडीशंस ऐसी जो भी इनपुट चीज़ों को ले रहे हैं मोबिलिटी एड्स में, उनको एग्जेम्प्ट कर दो कि वो टैक्स पे ना करें, ऐसा भी कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी कोर्ट, उसमें इक्वलिटी कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कहा गया है, जो कि क्लासिफिकेशन किया जाए कुछ रीज़नेबल चीज़ों के लिए। जो टैक्स है एक तरह से वो प्रोहिबिशन बर्डन, जो एक प्रोहिबिटिव बर्डन है किस पे, जिससे कि जो आपको पता है हमारे कंट्री में जो भी डिसेबल्स होते हैं ऑलरेडी वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में रह रहे होते हैं। ऊपर से जब आप इन पर लगा दोगे सब टैक्सेस, तो जो उनकी मोस्ट बेसिक गुड्स की नीड है जिनसे कि वो अपनी डिग्निटी को इंश्योर कर सकते हैं, वो भी आप उनसे छीन लोगे एक तरह से। जो क्लासिफिकेशन है जो कि बाकी स्टेट्स पे रहता है, जिनकी जो कि जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे लोग हैं जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे भी चीज़ों को प्रॉपर वे में क्लासिफाई करना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट को दिखाना चाहती है कि एक तरह से आप कॉन्ग्रेंट्स रीजंस लेके आओ, जिससे कि आप ये बता सको कि जो भी चीज़ें आपने एग्जाम्प्ट करी हैं अभी तक, जिसमें आप टैक्स नहीं ले रहे हो, वो कैसे इस सब चीज़ों से अलग है, मतलब कैसे इस डिसेबिलिटी वाले जो भी आपकी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से कैसे अलग है, आप ये बातों को बताओ। नेक्स्ट आते हैं, जो जीएसटी काउंसिल है वो एक तरह से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें सेट की गई हैं डिसेबल्स पर्सन के लिए, उनसे कुछ सीख ले सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो वो एक तरह से कंप्लीट ग्रांट या फिर एग्जाम्पशन दे सकते हैं जो भी मोबिलिटी एड्स पे लगाए गए हैं टैक्सेस उन पे, ठीक है जी। टैक्सेशन जो है होता है एक तरह से टूल होता है, जिसमें होता क्या है, एक ऑगमेंट होता है जनरल वेलफेयर के लिए, और ठीक है। अब लेकिन टाइम आ गया इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि जो भी अनरीजनेबल लेवी है वो क्या कर सकती है, वो एक डीपली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है हमारे फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स से, ठीक है जी। तो चलिए हमने ख़त्म कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एलिमनी गाइडलाइंस और मेंटेनेंस लॉज के बारे में, ठीक है जी। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में काफ़ी सारी लड़कियां जो है स्कूल जाना शुरू भी कर दिया है, पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये बात भी बहुत सच्चाई है, इस बात में बहुत सच्चाई है कि कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, लड़कियों की शादी जो है जल्दी हो जाती है, तो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जल्दी ही वो बच्चों को जन्म दे देती हैं, और यही एक तरह से रीज़न है कि हमारा जो पूरा कंट्री है वो एक तरह से स्टेट ऑफ पुअर मैटरनल हेल्थ की तरफ जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो हाई लेवल ऑफ चाइल्ड स्टनिंग और वेस्टिंग हो रही है, उसका एक रूट कॉज यही है कि जल्दी शादी हो जाती है और दिन जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि शादी चलो शादी तो मतलब एक ठीक ठाक एज पे हुई है, बट कुछ रीज़न्स की वजह से, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो शादी है वो सही से ना चल पाए, और होता फिर क्या है, इस टाइम पे जो लड़कियाँ होती हैं फिर जो बहुत ही कम एज में उनकी शादी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में उनको तो भाई छोड़ देते हैं लड़के वाले घर वाले, तो इसमें वो क्या होते हैं, बहुत ही डिस्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्सर वो होता क्या है, वो चूँकि कम एज में शादी वादी होती है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, और वो शादी के पहले अपने फैमिली पे और शादी के बाद पर्सन की फैमिली पे जो है वो डिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है। यहीं पे कहा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि स्टेट को कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो कि वीमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा है, स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा रहा है, कोई भी इनको रोक नहीं सकता है, ठीक है जी। आगे भी कुछ कहा गया है, देखते हैं क्या। आप जब इसको आर्टिकल 39 के साथ पढ़ते हैं, जिसमें स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिसमें कि क्या हो, इक्वल पे और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बोथ वीमेन एंड वर्क को सेम काम के लिए, ठीक है जी। और ये कहा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हमें विमेन और चिल्ड्रन की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना है। ये दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आर्टिकल 39 के तहत और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत दिए गए हैं। अब जो दो आर्टिकल हैं, ठीक है, इन दो आर्टिकल के अलावा भी काफ़ी अदर लॉज जो हैं वो होस्ट किए गए हैं, और ये सब कब किया गया, जब एक हियरिंग सुनी जा रही थी, मुंबई बेस्ड एक कपल है, उनके बीच डिस्प्यूट चल रहा था, तब काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई हमारी एलिमनी के ऊपर, ठीक है। जो एक अबैंडेंड वाइफ होती है और उसके चिल्ड्रन होते हैं, उनको एंटाइटल्ड करना है, उनको एक तरह से मेंटेनेंस देनी है जिस डेट से वो कोर्ट में अप्लाई कर देती हैं मेंटेनेंस के लिए। अब इन सब चीज़ों में 67/4 की एक जजमेंट निकल के आई है, जो कि बेंच की गई थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आर सुभाष रेड्डी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि हमें कुछ रीजनेबल नीड्स जो है वाइफ की और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनकी देखना ही होगा, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और अगर उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है भी तो क्या वो सफिशिएंट है उनकी जो डिग्निटी है लाइफ की उसको देखने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तो इसके बारे में बात करी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है वीमेन जो है
वो एक तरह से एलिमनी मांग सकती हैं। काफ़ी सारे लॉज हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि क्या है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और सेक्शन 125 ऑफ CRPC, या फिर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इनके तहत मांग सकती हैं। ठीक है जी। और जो ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ मेंटेनेंस है, इसको भी एक तरह से इन्फोर्स करना चाहिए इन वेरियस लॉज के अंदर, जैसे कि सेक्शन 128 ऑफ CRPC। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल है इस बार का, जो बिडेन इंडिया एंड कंफर्ट इन ओल्ड नॉर्मल के बारे में कहा गया है। ठीक है जी, इसको लिखा गया है सुहासिनी हैदर के द्वारा। ठीक है जी, सुहासिनी हैदर ने लिखा है। अभी क्या है, जो आपके जो बिडेन हैं वो इंडिया के इंडिया बोल रहे हैं, आई मीन US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है जीत गए हैं। ठीक है जी। जो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी है अब क्या होगा, जो इंडिया के साथ US की फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, तो इसको हम हिस्ट्री से कहीं ना कहीं चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्लू ले सकते हैं। सितंबर 2019 में जब बराक ओबामा जो थे, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो है जोसेफ बिडेन की एडवाइस ली थी, और उन्होंने एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया था अफगानिस्तान के लिए, जिसमें हुआ क्या था, 4 लाख और ट्रूप्स को भेजा गया था, जिससे क्या हो, वॉर को जीता जा सके। बिडेंस ने काफ़ी सख्ती से और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वॉर को लड़ा था, लेकिन इन सब चीज़ों में जो कि बार बार उनका अफगानिस्तान आना जाना हो रहा था और लोगों से बातचीत करना हो रहा था, तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि जो US है उसको अब और ज़्यादा ट्रूप्स को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ट्रूप्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको वापस लेके आओ और आप फोकस करो 5 पॉइंट एजेंडा पे, जिसको नाम भी दिया गया था काउंटर टेररिज्म प्लस। ठीक है जी। अब जो है आपका काउंटर टेररिज्म प्लस है, इसकी डिटेल चीज़ें हैं वो दी गई हैं जर्नलिस्ट BOB वुडवर्ड की बुक में, जिसका नाम है ओबामाज़ वॉर, जिसमें इंक्लूड किया है फुल फोकस दिया इन्होंने अलकायदा पे, जो कि ड्रॉप हो गया था बुश एरा में, जिसको नाम दिया गया था नेशनल बिल्डिंग थीम, जो रिड्यूस करता है US बेसिस को 2 या फिर 3 नंबर से, और फाइट करता है तालिबान के साथ, जिससे कि क्या हो, एक तरह का व्यू जो है निकल के सामने आए ऑन द टेबल ऑफ रिकन्सिलिएशन। जो पाकिस्तान है उसने क्या किया था उस टाइम पे, ओबामा जी को एक तरह का वो वहाँ का मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था, हिलाल ए पाक। ठीक है, जिसमें अब मिडर बिदेन जो है फेवर इस चीज़ के फेवर में थे कि जो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि क्या हो, तालिबान के साथ डील की जाए और एंगेजमेंट को साथ लेके आ जाए, ऐसी बातें हुई थी। अब जो यहाँ पे जो मिस्टर ओबामा है वो जो है बिडेन के इस प्लान के साथ नहीं गए, और फाइनली उन्होंने क्या किया, मिलिट्री के प्लान्स को फॉलो करते हुए गए और लगभग 33,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जो वहाँ पे भेज दिया। अब एक डिकेड के बाद जो है ट्रम्प जो है उन्होंने वापस से कुछ वैसा ही आइडिया पिक किया है जो कि बिडेन ने काफ़ी टाइम पहले दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अफगानिस्तान पे से लार्ज स्केल पे ट्रूप्स को वहाँ से उन्होंने निकाल लिया। बिडेन और जो मिस्टर ट्रम्प हैं, जो उनकी इंटरनेशनल अरेना है, माना कि वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सिमिलर भी है, ऐसी बात करी गई है। रूट्स इन ओबामा बिडेन एरा। अब ओबामा बिडेन के एरा में देख लेते हैं, इंडिया जो है एक तरह से कुछ तरह से रिलीफ पा सकता है, क्योंकि जो भी बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कंटिन्यूटी से। कैसे, आप इसके बारे में देखते हैं। जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी को जो है वो ओन किया था, लेकिन लेटर जो बाद में यही पॉलिसी थी, जो इसका ओरिजिन पता चला था हमें कहाँ से, ओबामा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि पहले फोकस करता था एशिया पैसिफिक पे। एक तरह से बिल्ड करता है कोलिशन, जिससे कि क्या हो, चाइनीज़ जो अपने रीजन को फैलाते जा रहे हैं उनको हम काउंटर कर सकें। ठीक है जी। 2015 में क्या हुआ, दिल्ली जो उनका ओबामा का दिल्ली विजिट था, उन्होंने उस टाइम पे इंडिया के साथ पहला US विजन स्टेटमेंट को साइन किया था। हम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है कि जो भी हमारे मिस्टर ट्रम्प है उनका हेड टू हेड चीज़ों को परस्यू करें या फिर ना करें। ठीक है, मिस्टर बिडेन जो है वो एक तरह से मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि क्या हो, मिलिट्री कॉपरेशन को भी आगे चीज़ों को अच्छा किया जा सके, और साथ ही साथ जो भी मिलिट्री हार्डवेयर है US की उनको भी सेल किया जा सके इंडिया में, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे कि ट्रेड है, अनलाइकली हुआ था, क्या था, जो बिडेन है वो डायल करते हैं कि वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है वापस से पिछले जैसे आ जाएं, जैसे कि मिस्टर ट्रम्प ने कहा था, एक तरह से मोशन को पुट करा था। ठीक है जी। और अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होगा, जो कि अगर वो चूज़ करते हैं एक तरह से फ्लेक्सिबल वे टू रिस्टोर इंडियाज़ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। आप यहाँ पे बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए US को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी वैल्यू है हमारे इमिग्रेंट्स की, और जो भी चीज़ें इंडिया के आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की US के लिए, उन सबको भी ध्यान देना चाहिए। अब फ्रिक्शंस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
कुछ फ्रिक्शंस जो हैं जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया का पेंडिंग था, इंडिया कुछ चीज़ों को लेके पेंडिंगनेंसी चल रही थी यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन में, जैसे कि रिलीजन फ्रीडम के बारे में, JNK के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कम्युनल और कास्ट बेस्ड वायलेंस, एक्शन अगेंस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया फ्रीडम के बारे में। इन सब चीज़ों को मतलब इन सब एरिया को जो ट्रम्प ने बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया था, लेकिन जो मिस्टर बिदेन है उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि वो इंडिया को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और जो मुंबई विजिट के टाइम पे 2013 की स्पीच में मिस्टर बिदेन ने कहा था कि हम इंडिया के इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी एथिसिटी को, फेथ को और इन सब चीज़ों को एक सिंगल चीज़ों में लेके रखा है और कैसे एक प्राउड नेशन निकल के सामने आए हैं। और भी बहुत कुछ कहा था बट वो हमारे काम का नहीं है, इसे मैंने छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें हो गई, पूरा हमारा आर्टिकल तीनों कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।